जी मैं अंदर आ सकता हूँ? जी आइए। मैं हिंदी का विद्यार्थी हूँ। बैठिए। धन्यवाद। मुझे हिंदी के आधार पाठ्यक्रम में 2 इकाइयाँ मिली हैं। जी। उनमें हिंदी के उच्चारण और लेखन पर मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। उच्चारण और लेखन? जी। पूछिए। मुझे पूछना है कि ध्वनि और लिपि का क्या संबंध है? ध्वनि और लिपि? जी। आप जरा ये देखिए। मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की छात्रा हूँ। मैं आधार पाठ्यक्रम में हिंदी पढ़ती हूँ। आपने देखा, पहले आपने एक छात्रा का लिखित कथन देखा। उस समय आपने उसको उच्चारण करते नहीं सुना। बाद में आपने उसका उच्चारण सुना, लेकिन उस समय आपने उनके कथन का लिखित रूप नहीं देखा। और दोनों ही माध्यमों से आप उनका अर्थ समझ सके थे, है ना? बिल्कुल। भाषा अभिव्यक्ति का साधन है। हम ध्वनियों के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। हम उसी बात को लिखकर भी प्रकट कर सकते हैं। लिखने में लिपि भाषा के अर्थ की अभिव्यक्ति का माध्यम बनती है। एक उदाहरण देखिए। यह लिखित माध्यम है। आपने कोई उच्चारण नहीं सुना, फिर भी शब्दों को पढ़कर आप अर्थ समझ जाते हैं। फिर देखिए। आम, केला, सेब, संतरा। आपने 4 शब्द सुने। जी। न वस्तु को देखा, न शब्द को पढ़ा। उच्चरित रूप आम, लिखित रूप आम। आप देख सकते हैं कि वस्तु के अर्थ का संबंध उच्चारण से है और उच्चारण का संबंध लिपि से है। हर भाषा का लिखित रूप उसकी लिपि से बनता है। हिंदी की लिपि को देवनागरी लिपि कहते हैं। देवनागरी लिपि में ध्वनियों के लिए जितने चिन्ह हैं, उन चिन्हों को कुल मिलाकर वर्णमाला कहते हैं। यानी इसी को अंग्रेजी में अल्फाबेट कहते हैं। अल्फाबेट। जी। अब हम हिंदी की वर्णमाला को देखेंगे और सभी वर्णों के सही उच्चारण को देखेंगे। स्वर अ, आ, इ, उ, ऋ, ए, ओ, औ। व्यंजन क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ। ये रही हिंदी की वर्णमाला। कुल 47 वर्ण हैं। आप ये जानना चाहेंगे कि हम इन सभी वर्णों में अंतर कैसे पहचानते हैं, इन सबके उच्चारण में अंतर कैसे पहचानते हैं। जब हम 2 शब्दों को बोलते हैं या सुनते हैं तो उनमें अर्थ का अंतर होता है। कैसे? जब हम 2 शब्दों को सुनते हैं या पढ़ते हैं तो उनमें अंतर पहचानते हैं, तभी हम 2 अलग अर्थ प्रकट कर सकते हैं। इस बात को हम समझने के लिए एक उदाहरण देखेंगे। अगर हम 2 आदमियों को देखते हैं तो उनमें भी अंतर पहचानते हैं। जी। ये कैसे होता है?
एक नाटा है, दूसरा लंबा है। एक के बाल काले हैं, दूसरे के भूरे। इनके लक्षणों से हम लोगों में अंतर करते हैं। आप पहले लिपि को ही लीजिए, आप खुद ही देखेंगे कि लिपि में अंतर किस तरह होता है। आप जरा बोर्ड पर आइए, उठिए। प बनाइए, श बनाइए, श वहां से वहीं से बीच की रेखा ले लीजिए, ऐसे नहीं, उल्टा। हाँ, फ बनाइए, बिल्कुल सही। फू बनाइए, जरा फ की ऊपर की रेखा को ठीक कीजिए। हाँ, सही है, बहुत अच्छा। अब हम व से बनने वाले अक्षरों का आकार देखेंगे। व को लगा लीजिए, ठीक। ब बनाइए, क बनाइए, कू बनाइए, कू बनाइए, पू बनाइए, बहुत अच्छा। अब आप आ जाइए, बैठिए। अब आपने देखा कई वर्णों के आकार मिलते जुलते हैं जी। थोड़ा सा अंतर कीजिए, वर्ण बदल जाता है, और हाँ, उच्चारण भी बदल जाता है। इसलिए वर्णों में अंतर करने वाली रेखा को हमें ठीक से लिखना चाहिए, नहीं तो गलती होगी या वर्ण में भ्रम होगा। भ्रम को मैं अभी आपको समझाता हूं, जरा यहां देखिए। ब, बु, बु, इन दो मात्राओं को हमें ठीक से लिखना होगा। इनकी दिशा और इनका आकार, इस पर ध्यान देना होगा। अगर आकार में परिवर्तन हो जाता है तो वर्ण समझ में नहीं आता। उदाहरण देखिए, इससे कोई वर्ण नहीं बनता। इससे भी कोई वर्ण नहीं बनता। ये भी गलत है। और इससे भी कुछ पता नहीं चलता कि कौन सा वर्ण है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इन वर्णों को सही ढंग से लिखें, जिससे कि हम उस वर्ण का सही उच्चारण पहचान सकें। हमने कहा था कि कई वर्णों के आकार में कुछ समानता होती है। अब हम कुछ समान वर्णों को एक साथ देखें। र, रा, स, ख, श, उ, ऊ, अ, आ, ओ, औ, ता, थ, द, ध, ड, इ, ई, झ, ह, य, थ, म, भ। अब मैं वर्णों में ठीक से रेखा न लिखने के कारण उत्पन्न होने वाले भ्रम या संदेह की बात बताना चाहूंगा। मैं बोर्ड पर कुछ अक्षर लिखता हूं, आप ये बताइए कि मैं कौन से अक्षर लिख रहा हूं।
ये क्या है? ये तो ऐसे लिखा जाता है। बोलिए। थ का आकार इस तरह का होता है। आपने देखा, ये न य है न थ है। इसी तरह एक दूसरा वर्ण लिखता हूं। बताइए ये क्या है? स का आकार तो इस तरह का होगा। श का आकार इस तरह का होगा। ये न स है न श है। एक और वर्ण देखिए। ये क्या है बताइए? रू का आकार इस तरह का। रू का आकार इस तरह का होता है। ये न रू है न रू है। आपने वर्णमाला की बात बताई, लेकिन ये कुछ चिन्ह हैं जिनके बारे में आपने नहीं बताया। इनकी विशेषता क्या है? ये चंद्र बिंदु है। इसे अनुनासिकता भी कहते हैं। जब स्वर को नाक से बोला जाए या स्वर नासिक्य हो तो अनुनासिक स्वर हो जाता है। जैसे आ, ए। कई जगह अनुनासिकता को बिंदी से भी दिखाते हैं। यानी जब वर्ण के ऊपर मात्रा हो तो सिर्फ बिंदी आती है। जैसे ई, ओ, औ। और जगहों में बिंदी किसी न किसी नासिक्य व्यंजन का उच्चारण देती है। तुलना कीजिए। आंख, अंतर, मां, कांड, बूंद, कुंदन, बंटवारा, संरक्षण, 5, संवाद। ये तो थे चंद्र बिंदु और अनुस्वार की बिंदी के शब्द। अब हम ड और ड़ के उच्चारण में अंतर को देखेंगे। डाल, साण, पंडित, पेड़, अड्डा, लड़का, डुगडुगी, कड़वड़ी। शब्दों के लिखित रूप से यानी उनकी वर्तनी से ही हम ऐसे विशेष उच्चारणों को पहचान सकते हैं। वर्तनी क्या है? वो ध्वनि और लिपि से ही संबंधित है ना? इस बात को स्पष्ट करने के लिए हम एक भाषा खेल करेंगे। आप जरा बोर्ड पर आइए। जी। आप म और न दोनों लीजिए और 2 आ की मात्राएं ले लीजिए। आपका शब्द बन गया है मन। इसको मान बनाइए। माना, मना, मन, नम। बहुत अच्छा। नाम, नामा, नमा, मान। बहुत अच्छा। अब आप त और ल लीजिए। म न हटा दीजिए। बन गया तल। ताल, ताला, तला,
तल, लत, बहुत अच्छा, लता, लात, लाता, लता, ताल बनाइए, ताल, बहुत अच्छा। आइए बैठिए। उच्चारण तो शब्द के लिखित रूप को ही बदल देता है। बिल्कुल सही। हम शब्द का उच्चारण करते हैं, लेकिन जब शब्द के उच्चरित रूप को लिखते हैं तो उसे वर्तनी कहते हैं। इसी को हम हिंदी में हिज्जे भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसे स्पेलिंग कहते हैं। समझे ना? जी, मतलब हर उस शब्द का जिसका हम उच्चारण करते हैं जब लिखित रूप दिया जाता है तो वो वर्तनी कहलाता है। बिल्कुल ठीक। हम वर्तनी से शब्द के उच्चारण को पहचान सकते हैं, शब्द के उच्चारण से वर्तनी को पहचान सकते हैं। लेकिन वर्तनी को पहचानने के और भी कुछ तरीके हैं। आइए कुछ उदाहरण देखेंगे। उत्तीर्ण, उद्देश्य, उल्लेख, उन्नति, इन शब्दों में कौन सी बात समान है? जी, सभी शब्द ऊ से शुरू होते हैं। और भी कोई बात है? जी, दूसरा अक्षर संयुक्त वर्ण है। बिल्कुल ठीक। यानी एक ही व्यंजन दो बार आता है। ये सारे शब्द उत से बनते हैं। उत बराबर ऊपर। उत्तीर्ण का अर्थ है ऊपर से तैर कर गया, यानी पार हो गया। इन शब्दों की रचना को देखिए। यहां त व्यंजन अगले व्यंजन के समान हो जाता है। भाषा के शब्दों की रचना किन्हीं नियमों से होती है। अगर हम इन नियमों को जान लें तो शब्द की रचना को समझना आसान होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा वर्ण और उच्चारण का सीधा साधा संबंध हो। कभी कभी दो वर्णों का एक जैसा उच्चारण भी होता है, जैसे श और श के उच्चारण में। देखिए, आशा, भाषा, होश, दोष, शठ, शट। कभी एक वर्ण का एक से अधिक उच्चारण हो सकता है, जैसे मैला, मैया, हैरत, रैयत, तैराक, तैयार, कौर, कौआ, चौड़ा, चौवन। आपने यहां दो तरह के शब्द देखे। क्या आप इनमें नियम पहचान सकते हैं? नहीं। नियम बड़ा सरल है। जब ए की मात्रा के बाद य आ जाए तो ऐ जैसा उच्चारण होता है। मैया, भैया, तैया। औ की मात्रा के बाद व आ जाए तो औ जैसा उच्चारण होता है। कौआ, चौवन, पौआ आदि। अब हम एक नया नियम लेते हैं। आप कुछ शब्द देखिए। अ के बाद जब ह आता है तो अ का उच्चारण कुछ कुछ ए के बराबर होता है। बहना, कहना, रहना। या कभी हम देखते हैं कि शब्द का लिखित रूप उच्चारण के स्तर पर कोई खास विशेषता दिखाता है, जैसे महल, शहर, पहल, लहर, रहम, पहली, शहरी, पहलू, लहरें, ठहरो। हम शब्द के रूप में
उच्चारण की इन विशेषताओं को पहचान सकते हैं। एक और उदाहरण लीजिए, जरा इन शब्दों को पढ़िए तो। पहला, मेहरा, ठहरा, चेहरा, सहना, सेहरा, लहर, रहन, महल, महर। हाँ, यहां दो तरह के वर्तनी के रूप दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उच्चारण एक जैसा है। इसी से पता चलता है कि उच्चारण और वर्तनी में गहरा संबंध है। हम वर्तनी से उच्चारण को पहचान सकते हैं और उच्चारण से वर्तनी की विशेषताओं को पहचान सकते हैं। समझे ना? जी। शब्द के लिखित रूप को ही हम वर्तनी कहते हैं, इसी को हिज्जे या स्पेलिंग कहते हैं। हम वर्तनी से उच्चारण की विशेषताओं को पहचान सकते हैं। अब हम संज्ञा से विशेषण बनाने वाले एक प्रत्यय को देखेंगे और उसकी वर्तनी की विशेषता को भी देखेंगे। समाज, धन, इक, सामाजिक, समूह, इक, सामूहिक, धर्म, इक, धार्मिक। शब्दों की इस रचना को हम एक नियम से स्पष्ट कर सकते हैं। संज्ञा शब्द के शुरू में अ हो या आ हो तो इक प्रत्यय से पहले वह आ बन जाता है। कुछ उदाहरण इस तरह के हैं, देखिए। दिन, दैनिक, जीव, जैविक, देह, दैहिक। ई, ए तीनों ए बन जाते हैं। मुख, मौखिक, मूल, मौलिक, लोक, लौकिक। उ, ओ तीनों अ बन जाते हैं। कुछ और तरह के शब्द हैं। भाषा, भाषिक, सेना, सैनिक, नीति, नैतिक। इन शब्दों में पहला स्वर ऊपर के नियम के अनुसार बदलता है और अंतिम स्वर छूट जाता है और उसके स्थान पर इक जुड़ जाता है। कहिए, आपके संदेहों का निवारण हुआ? जी धन्यवाद। मैं एक बार दोहरा देता हूँ। भाषा में ध्वनियां होती हैं। सही है। इन्हीं ध्वनियों को जब हम लिखते हैं तो लिपि कहते हैं। सही है। भाषा के सारे लिपि चिन्ह वर्णमाला कहलाते हैं। ठीक, बहुत अच्छा। अब आप ये बताइए कि वर्तनी क्या है? एक या अधिक ध्वनियों से भाषा के शब्द बनते हैं। बहुत अच्छा। उच्चरित शब्द का लिखित रूप उसकी वर्तनी है। हम वर्तनी देखकर शब्द का उच्चारण पहचान सकते हैं। सही है। और शब्द के उच्चारण से वर्तनी को समझ सकते हैं। बिल्कुल ठीक। और ये भी मैं जोड़ना चाहूंगा कि हम शब्द रचना से शब्द की वर्तनी और उसके उच्चारण को भी पहचान सकते हैं। सारी बातें स्पष्ट हुई ना? जी धन्यवाद। नमस्कार। अच्छा, नमस्कार।